जैसे कि आपको पता है कि आपका एसएससी सीजीएल आने वाला है एंड आप लोग जीके को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो कि मैम कौन से क्वेश्चंस को पढ़े, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद से रिपीट हो सकते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं। बस आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में आने के लिए, जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें, वो सारे क्वेश्चन जो है हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करूं सो दैट आपके नोट्स जो हैं वो सारे अच्छी तरह रिवाइज हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए। जस्ट अ सेकेंड, ये आपको प्रॉपर विजिबल, या अभी आपको प्रॉपर जो है विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो एसएससी सीजीएल का ही है, टीयर 1 का 2023 का शिफ्ट 3। नाउ इस पूरे पीपीटी में या इस पूरे सेशन में यू आर गोइंग टू गेट मिक्स्ड क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, उसके साथ साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ करंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि उन करंट क्वेश्चंस का सिमिलर पैटर्न जो है हमें पास्ट में भी देखने को मिला था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक स्टैटिक क्वेश्चन से। सो विच क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद गुरु केलुचरण मोहेपत्रा अवार्ड? ठीक है, अब अवार्ड समझने से पहले इनके बारे में जान लीजिए। तो हु ही वॉज, बेसिकली ही वॉज अ ग्लोबल स्टार। एक अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थे, एक लेजेंडरी स्टार, ठीक है, एंड ग्लोबल स्टार भी थे। अब ये जो है इतने अच्छे डांसर थे कि इनके ऑनर में क्या बनाया गया है, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है इसी नेम पे। ये इंस्टीट्यूट डांस, अगर हम बात करते हैं थिएटर और म्यूजिक, तीनों में ही क्या है, बिल्कुल अव्वल है। यहाँ पे तीनों ही चीजों के बारे में जो है आपको शिक्षा दी जाती है। नाउ अगर हम बात करते हैं तो व्हाई ही वाज फेमस बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेशंस। उनके एक्सप्रेशंस जो हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। अब पॉइंट ये आता है कि ये कौन सी क्लासिकल डांस के साथ क्या थे, एसोसिएटेड थे। तो ये उड़ीसी के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि उड़ीसी जो है वो कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, वो आपको ऑलरेडी पता है। बट रही बात कथक की, तो कथक किसके साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लेते कि कुचिपुड़ी जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश के साथ जो है एसोसिएटेड है। कोई आपसे मोहिनी अत्तम पूछता है तो आप बता देना कि वो जो है केरला के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये आपका ऑलरेडी आया हुआ है, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है कि फिर से जो है डांस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कुचिपुड़ी डांस स्टाइल है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट से है। तो देखिए हम पहले ही पीछे कर चुके हैं कि आंध्र प्रदेश से क्या है, आपका कुचिपुड़ी है। अब आपसे कोई पूछे कि तमिलनाडु से क्या है, तो दैट इज योर भरतनाट्यम, ठीक है। केरला से अभी हमने पीछे देखा, दैट इज योर मोहिनी अत्तम, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि कर्नाटका से क्या कोई आपको क्लासिकल डांस है, तो देखिए कर्नाटका से कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है। बट यस, दो तीन चीजें पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो आपका सत्रिया है, इट इज ऑल्सो क्लासिकल डांस, जो कहाँ से है, असम से है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आई गेस आप मणिपुरी जो डांस है उसकी स्टेट इजीली ढूंढ सकते हैं, दैट इज योर मणिपुर। वहीं अगर हम बात करते हैं कथकली, क्योंकि हम कथक की बात कर चुके हैं लेकिन कथकली की हमने बात नहीं की, तो जो कथकली है वो कहाँ से एसोसिएटेड है, केरला से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्लासिकल डांस हो गए एंड उनसे एसोसिएटेड क्या हो गए, आपके रिस्पेक्टेड स्टेट्स हो गए। अब आप इजीली किसी भी क्या कहते हैं डांस का एंड स्टेट का जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आपसे कोई भी पूछ लिया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल है 2021 में आया था टीयर 1 में, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस बार भी पूछा जाए आपसे, ठीक है। तो ये लीजिए आंध्र प्रदेश इसका आंसर। थर्ड अगेन सीजीएल का क्वेश्चन है, टीयर 1 9 सितंबर, रिसेंट है 2024
4 का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए जो बैसाखी फेस्टिवल है, ठीक है, वो कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आई गेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब पहले ही आंसर दे चुके हैं कि मैम हम अप्रैल के मंथ में जो है बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। अब स्पेसिफिकली कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग 13 एंड 14 ऑफ अप्रैल को जो है बैसाखी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ये क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है अगर मैं बात करूँ तो पंजाब का जो है ये मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि ये जो एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिर्फ सिख रिलीजन नहीं फॉलो करता, इसके साथ साथ जो है हम हिंदू रिलीजन के जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है 4th क्वेश्चन। अगेन यू कैन सी ये करंट का क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट का, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो इम्पॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चन है, यू कैन नॉट आप छोड़ ही नहीं सकते इम्पॉर्टेंट डेज का कॉन्सेप्ट, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले पूछा गया है कि ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड, कि जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है वो कब सेलिब्रेट होता है। बट बिफोर दैट हम लोग देखते हैं कि 5 जून को सबसे पहले क्या सेलिब्रेट होता है, तो दैट इज योर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, राइट। वहीं आपसे कोई पूछे 22 अप्रैल को क्या है, दैट इज योर अर्थ डे, एंड 8 अक्टूबर को क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे होता है, इट मीन्स बच क्या गया 21 मार्च, जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेशन। तो ये चीज़ याद रखना। अगर आपसे कभी पूछी जाए कि इनकी थीम क्या है, बिकॉज ना इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन बिना थीम के जो है नहीं आते, ठीक है, तो आपको थीम भी हमेशा याद रखनी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ 5 जून की क्या थीम थी, तो वो थी फोकस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे हम बात करते हैं। तो आपकी 22 अप्रैल की क्या थीम रही थी, तो वो ये रही थी कि हमें क्या करनी है, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है टुवर्ड्स योर एनवायरमेंट, सो दैट लोग जो हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। वेयर एज अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 8 अक्टूबर जो है उसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज इंडियन एयरफोर्स डे, एंड क्यों सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट वाज द मेजर थीम जो हम इसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ये क्या है, आपका फाउंडेशन डे है, ठीक है, और ये कब से सेलिब्रेट हो रहा है, 1932 से, राइट। अब हम मेजर आ जाते हैं किस पे, अपने 21 मार्च पे, जिस पे हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेशन। अब इसकी थीम जो है यही लिख लो, दैट इज योर फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, कोई भी इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे हो हमेशा उसकी थीम जो है याद करो। बिना थीम के इंपॉर्टेंट डे का मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट डे नहीं, इंपॉर्टेंट डे की थीम पे होता है, ठीक है, गॉट इट। तो ये आंसर आपका 21 मार्च। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, उसके बारे में। तो प्लेइंग इट माई वे इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम, तो देखिए ये ऑटोबायोग्राफी कोई भूल ही नहीं सकता, ऑल्दो 2014 में लिखी गई थी, बट इट्स अबाउट नन अदर देन सचिन तेंदुलकर, जिसको मास्टर ब्लास्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं क्या उनकी भी ऑटोबायोग्राफी है, सो द आंसर इज यस। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी भी देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल द्रविड़ की, दैट इज द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। अब आप बात करेंगे तो विराट कोहली की, तो वो है नो ऑफिशियल
ऑटोबायोग्राफी ठीक है, कि अभी तक इनकी एज सच कोई भी ऑटोबायोग्राफी जो है वो नहीं आई है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं किनकी, कपिल देव जी की, तो उनकी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, जो आपकी 2004 में लिखी गई थी। लेकिन कई बार जो है इनकी दूसरी भी बुक के बारे में हम बात करते हैं जिनको ऑटोबायोग्राफी ही कंसीडर किया जाता है, दैट इज वी द सिक्स। ठीक है, जो आपकी लिखी गई थी 2019 में। ठीक है, सो दीज आर सम ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दीज रिस्पेक्टेड, अगर हम बात करते हैं क्रिकेटर्स की। ठीक है, एंड इसमें से अभी तक विराट कोहली जी की कोई भी ऑटोबायोग्राफी जो है नहीं आई है। सून हमें देखने को मिल सकती है, बट करेंटली वी डोंट हैव एनी ऑटोबायोग्राफी एज सच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो योर एसएससी का PYQ ऑफ 2024। ठीक है, अगेन देर इज अ बुक एंड ऑथर। अब आप पीछे से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो बुक्स एंड ऑथर वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट। इससे जो है क्वेश्चंस आपको 2 से 3 मिल सकते हैं, 1 से 2 इज लाइक फिक्स्ड है। ठीक है, बट 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम के शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट बुक दैट वी हैव इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है वो बुक किसने लिखी है। ठीक है, कौन है इस बुक के लेखक, तो उनका नाम है ममता बनर्जी। राइट, इन्होंने ये बुक जो है लिखी है डायरेक्टली। अब 2-3 पॉइंट्स आप ममता बनर्जी के बारे में यहाँ पे नोट कर लीजिए। आई गेस मेरे से पहले आप लोग ऑलरेडी पॉइंट्स जो हैं अपने मन में बोल चुके होंगे। So who is Mamata Banerjee? So she is Chief Minister of West Bengal। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ ये जो बुक है इसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ठीक है, बहुत सारी पोएम्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज लाइक द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ देम एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, पहले अगर हम बात करेंगे तो शी वाज एन, आप देख सकते हैं कि वो एक पॉलिटिक्स का पार्ट है, एंड वो हम देख सकते हैं कि वो इसका अच्छे से रोल प्ले भी कर रही हैं। ठीक है, बट एक डिफरेंट साइड ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, ऑफ बीइंग एन राइटर, ऑफ बीइंग एन पोएट, वो जो है हमें इस बुक से पहली बार जो है देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक PYQ है। सो यहाँ पे पूछा गया दैट विच कंट्री विल होस्ट द 2024। देखो मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे विल इसलिए है बिकॉज 2022 का PYQ है। ठीक है, लेकिन हम ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे वॉज हो सकता है आपके लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में किसने होस्ट किया था। ठीक है, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं, और इसका करेक्ट जवाब क्या है, दैट इज योर फ्रांस। राइट, अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। राइट, पहला द पॉइंट कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो ओलंपिक गेम्स है दैट वाज होस्टेड बाय फ्रांस, बट कई बार जो आपके एग्जामिनर है वो थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लेता है, तो वो ये पूछता है कि एक बात बताइए, जो आपका समर ओलंपिक्स था 2024 का, वो कहाँ पे हुआ है, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो वो है आपका सेम पेरिस फ्रांस में। ठीक है, कंफ्यूज मत तो होना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बैठा है, एक वर्ड लगा के आपको वो बहुत ज्यादा क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। कब से कब तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। चलिए, ये वाला बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार और एक और मैं एडवांस बता देती हूँ नॉलेज, आई डोंट थिंक सो वैसे एग्जामिनर इतना डेप्थ में पूछेगा, बट स्टिल एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि लास्ट कब पेरिस में या फ्रांस में होस्ट हुआ था, तो आप याद रखिएगा इट्स योर 1924 में जो है ऐसे इसको होस्ट किया गया था। ठीक है,
अब जब ओलंपिक की बात आती है तो कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंडिया में कितने मेडल्स आए थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में कितने मेडल्स आए, ठीक है, इंडिया की ओवरऑल जो है रैंक वो कैसी रही थी, तो देखो अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछता है कि देखो कितने टोटल मेडल्स आए, बताना 6 मेडल्स आए, ठीक है। इन 6 मेडल्स में से आपसे कोई पूछता है और डिटेल में बताओ, तो आप बता सकते हो कि एक आपका क्या था, सिल्वर मेडल था, एंड 5 कौन से मेडल्स थे आपके, ब्रोंज मेडल थे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई ओवरऑल रैंक भी बता दो हमें, आप कहना कोई बात नहीं, ओवरऑल रैंक कितनी रही है आपकी, 71st जो है रैंक रही है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि लास्ट जो है क्या कहते हैं आपका ओलंपिक वो कहाँ हुआ है, तो याद रखना लास्ट ओलंपिक आपका था टोक्यो में, ठीक है। ऑल्दो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हमने 2020 में भी ओलंपिक्स में पार्ट लिया, एंड वो कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था। एंड अगर हम बात करते हैं तो टोक्यो में हमारी जो रैंक थी दैट वाज योर 48th रैंक, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है अपनी रैंक में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हुए दिखाई दी है। अब आपसे कोई पूछ ले कि किस किस के मेडल्स आए, तो देखो आई एम एक्सपेक्टिंग आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा जी के सिल्वर मेडल आया था, उसके अलावा मनु बाकर हो गए, ठीक है, स्वप्निल कुशाल हो गए, फिर हमारी हॉकी टीम हो गई, अमन शिरावत हो गए, तो इन सब के क्या रहे थे आपके ब्रोंज मेडल रहे थे, ठीक है। मेजर याद रख सकते हो कि भाई सिर्फ नीरज चोपड़ा जी थे जिनका क्या रहे थे सिल्वर मेडल, अपार्ट फ्रॉम हिम जितने भी लोग थे उनके क्या थे आपके ब्रोंज मेडल थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि देखिए जो शरकत कमल हैं, ठीक है, उन्हें अभी क्या मिला है, एक अवार्ड मिला है, दैट इज योर मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। पहली बात तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस चीज़ पे बेस्ड है, जो आपके हॉकी हिजार्ड जिनको हम हॉकी विजार्ड बोलते हैं, ठीक है, एंड उन पे बेस्ड है ये, उनको एक ऑनर देने के लिए ये अवार्ड जो है बनाया गया था। एंड ये जितने भी लोग जो हैं स्पोर्ट्स में बहुत ही महारत हासिल करते हैं उनको क्या है कि अवार्ड दिया जाता है। चलिए जब हम आगे चलते हैं तो ये अवार्ड यहाँ पे एक पर्सनालिटी को ऑलरेडी दे चुके हैं। द मेजर क्वेश्चन इज कि ये जो पर्सनालिटी है वो हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एथलीट, इन चारों प्रोफेशन में से कौन से प्रोफेशन को फॉलो करते हैं। तो देखिए ये जो है आपके टेबल टेनिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको क्यों दिया गया है, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में। तो इन्होंने एक कॉन्टिन्यूसली क्या है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड मिला है। एंड अगर अब आप पूछेंगे क्या ये ओलंपिक्स में नहीं गए हैं, तो यस ही वेंट टू ओलंपिक्स एंड इन्होंने बहुत बार इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है, बट एज सच हमें कभी भी इनका मेडल जो है वो देखने को नहीं मिला है, ठीक है। चलिए आगे जब हम चलते हैं, सो नेक्स्ट इज like my favorite question as well and SSC's favorite question as well. Why so? So it's a direct question now. Which word were added to the preamble by 42nd Amendment Act in 1976? कई बार तो देखो ईयर ही पूछ लेता है, ठीक है, बट यहाँ पे ईयर ऑलरेडी गिवन है। तो याद रखिएगा कि प्रीएम्बल में ओनली 1 अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, एंड उसमें 3 टर्म्स जो हैं आपकी ऐड की गई थी, जिसमें थी सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना, सेक्युलर क्या है कि देखो एज सच कोई भी भारत का रिलीजन नहीं है, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, इंडिया इज फुल ऑफ इनइक्वालिटी बट स्टिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, ताकि वो क्या कर सके, जो अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी है उसको वहां पे मेंटेन रख सके। यही नहीं, इंटीग्रिटी किसके अंडर पार्ट आता है, फ्रेटर्निटी जो लाइन है, ब्रदरहुड जो है, उसके अंदर हमें ये टर्म जो है देखने को मिलती है, राइट। साथ के साथ समझ लो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, इक्वालिटी आपको पता ही होगी। सोविनियन का मतलब क्या होता है, तो सोविनियन मतलब इंडिपेंडेंट। नाउ रहेगी लिबर्टी। सो लिबर्टी इज अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम, आई विल नॉट से अ फ्रीडम, बट इट्स अ
काइंड ऑफ अ फ्रीडम, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत सारे हिडन रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Now, the right to property was changed from fundamental to legal right. The most important question, because बहुत बार बच्चे इसमें confuse हो जाते हैं 42 में and 44 में. So the 44th amendment is there, जिससे इसको क्या बना दिया गया है, 7th fundamental right से हटाकर एक legal right बना दिया गया है, ठीक है। Now, पहली बात तो ईयर हमेशा याद रखना, it's your 1978, ठीक है। एक और चीज कि यस ये एक लीगल राइट है, बट द क्वेश्चन इज कि कौन से आर्टिकल में है, तो दैट इज योर 300A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगेन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ पहले यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें और बता देती हूँ। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हम पीछे ही देख चुके हैं, इसका अदर नेम याद रखना, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका ये क्या है, अदर नेम है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अदर नेम। नाउ द मेजर क्वेश्चन इज 73rd अमेंडमेंट जो है वो किसके रिगार्डिंग हुआ था, तो पहली बात वो 1992 में हुआ था, किसके रिगार्डिंग हुआ था, पंचायत के रिगार्डिंग हुआ था। इसी से एसोसिएटेड होता है 74th जो कब हुआ, 1992 में हुआ, किसके रिगार्डिंग, अगर हम बात करते हैं तो आपके म्युनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करेंगे आपका 52nd अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ था, दैट इज योर 1985। अब इसमें क्या ऐड किया गया था, तो आपका जो 10th शेड्यूल है दैट इज अबाउट योर एंटी डिफेक्शन, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड किया गया था, ओके। सो ये आप लिख लेना 10th शेड्यूल। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको अपनी साइड से लिखवाना चाहती हूँ, दैट इज योर 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। क्यों लिखवा रही हूँ, यहाँ पे वोटिंग जो एज थी वो 21 to 18 रिड्यूस की गई थी, ठीक है। सो ये प्लीज आप जो है यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। ऑल्दो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, लिख लो यार साथ ही, दैट इज योर 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और 86th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ईयर देख के आपको याद आ ही गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो आपका आर्टिकल 21 है उसमें आर्टिकल 21A बनाया था, जिसको हमने क्या बोला था, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो देखो मैंने कितने स्टार्स ऑलरेडी यहाँ पे जो है मार्क कर दिए हैं, बिकॉज अमेंडमेंट्स आर समथिंग जो एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे पूछता रहता है, ओके। नाउ 73rd अगर आपसे अमेंडमेंट पूछेगा क्या है, नाउ यू विल आंसर मी इन द चैट बॉक्स। 11th क्वेश्चन आप मुझे क्या करके बताओगे, कमेंट करके बताओगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन। सेम गोज फॉर द 12th क्वेश्चन, ये भी आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है, बिकॉज हम ऑलरेडी ये चीज जो है डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब जब हमारे पास क्वेश्चन आता है, सो इट्स अ क्वेश्चन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, ब्रिक्स है। पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। सो 2009 से ये चीज शुरू हुई थी एंड इट वाज BRIC, ठीक है, वेयर इट वाज ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रशिया, इस पे थोड़ी सी स्पेस कम है बट आई विल मेक श्योर कि थोड़ा सा क्योटिक ना हो, ठीक है। चाइना। अब हुआ क्या कि 2010 में यहाँ पे एक और मेंबर ऐड किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका। सो इस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुई, 5 लोग कब हुए, 2010 में हुए, जब साउथ अफ्रीका को ऑफिशियली यहाँ पे क्या कर लिया गया था, बुला लिया गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नाउ अगर हम मेजर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रिक्स को रीडिफाइन किया, यानी उन्होंने ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से हटाकर
एक न्यू डेफिनेशन दी, दैट इज बिल्डिंग रिसाइलेंस एंड इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, मतलब दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं व्हेनेवर हम लोग ब्रिक्स में क्या करते हैं, बैठते हैं। अब इसका एक्चुअल मोटो क्या था, तो इसका मोटो ये था कि देखिए हमें क्लाइमेट जस्टिस पे फोकस करना है एंड जो प्लानिटरी हेल्थ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है रेदर देन केप्ट ऑन बिल्डिंग न्यू थिंग्स। बिकॉज जैसे जैसे हम लोग नई नई चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हार्म बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है एंड वो शायद से हमें अभी अच्छा लग रहा है, बट जब हम आगे जाके बात करते हैं तो शायद से वो क्या करेगा, एक बहुत बड़ा कॉज जो है क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 2025 NATO समिट में अगर हम बात करते हैं, द हॉग एम्फसाइज मेंबर स्टेट्स इंक्रीजिंग डिफेंस स्पेंडिंग एट व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी। ये वैसे बहुत कम चांसेस है, बट स्टिल आप लोग देख लीजिए कि कितना परसेंट ऑफ जीडीपी में फर्क पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर है 5%। यू नीड नॉट टू इवन थिंक मच अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव विच इन्वेस्टमेंट पैकेज डिड द EU प्लेज एट 2025 समरकंद समिट एंड सेंट्रल एशिया कंट्रीज। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो आपका समरकंद है, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन ही पूछ लेते हैं, आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, आई एम डेड श्योर, दैट इज योर उज्बेकिस्तान। ठीक है, एंड अगर आप पूछ सकते हो कि होस्ट भी इन्होंने ही किया था इसको। ठीक है, एंड ही वॉज द चेयरपर्सन एज वेल एट दैट, ही वॉज चेयरपर्सन। ओके, अब ये समिट की बात हो गई। ठीक है, अब ये समिट जो है किसके अंदर हुई थी, सो इट वाज अंडर SCO। ठीक है, आगे जब हम चलते हैं, सो SCO की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज योर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके, अब ये हुई कब थी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज योर 15 to 16 of September in 2022। अंडरस्टूड। एक और चीज यहाँ पे लिख लो about the theme, that what was the theme, so theme was your dialogue and cooperation in an interconnected world, interconnected world। ठीक है, चलो, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड कि आपको पता हो। अब द मेजर पॉइंट जो क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगा है, सो दैट इज योर 13.2 बिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है अमेरिकन डॉलर्स में जो है इतना पैसा यहाँ पे लगाया गया है। ओके, चलो, नेक्स्ट वी हैव 16th क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट यार यहाँ पे मिस हो गया कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो देयर वर 8 मेंबर्स। ठीक है, एंड इंडिया वाज वन ऑफ देम। प्लीज ये चीज याद रखना कि इंडिया इसका पार्ट था और 8 मेंबर्स जो थे वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे। चलिए, सो नेक्स्ट इज आवर 16th क्वेश्चन, जहां पे हमसे पूछा गया है वेयर वाज द इंडियन फ्रांस AI समिट 2025 हेल्ड एमिंग द फॉग एथिक AI कोलैबोरेशन। कि ये बेसिकली जो कोलैबोरेशन है वो कहाँ पे हुई थी, देखिए डायरेक्टली बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं कब से कब तक रही थी, तो ये आपकी February 10 और 11 की रही थी 2025। ठीक है, एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता ही होगा कि SCO का स्थापना कब हुई थी, है ना? नहीं पता तो 2001 में जो है हुई थी। एक्चुअली देयर इज अ लॉट अबाउट दिस, बट आई गेस दिस मच इज इनफ, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव 17th क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर धन ध्याना कृषि योजना एम्स टू सपोर्ट हाउ मेनी फार्मर्स अक्रॉस हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे मतलब कितना जो है पैसा दिया जाएगा कितने डिस्ट्रिक्ट्स को। देखिए 100 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई थी, तो बाकी ऑप्शंस देखने ही नहीं। ठीक है, अमाउंट कभी भी नहीं जाते बिकॉज अमाउंट अप्रॉक्सीमेट होती है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इन बजट्स। हमेशा डिस्ट्रिक्ट की बात करो। सो दे आर 100 डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ पे बात की गई है। अब ये पैसा दिया क्यों गया है, तो इट्स बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। और मैं ऑलरेडी एक पॉइंट बोल चुकी हूँ कि ये आपका बजट 2025 में बात बोली गई है। अंडरस्टूड। चलिए
आगे, व्हाट इज द रिवाइज्ड लोन लिमिट ऑफ फार्मर्स अंडर कृषि क्रेडिट कार्ड? अभी रिसेंट के लिए है 5 लाख है, पहले जो थे आपके 3 लाख थे, ठीक है, 3 लाख यानी अनचेंज, पहले वाली अमाउंट 3 लाख ही थी। नाउ which scheme targets 5 lakh first time women SC STs entrepreneurs with a term loan of 2 crore? Now this is really important. So ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस स्कीम के अंदर कि पहली बार जो है आप क्या बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। एंड यहाँ पे आपको ना हिंट भी ऑलरेडी गिवन है। ओके, नाउ which new 6-year mission focuses on achieving self-reliance in pulses like Udad and Toor? The most important point, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस पल्सेस में, सो द करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हूँ। दिस ऑल क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इनको अच्छे से नोट डाउन करना, रिवाइज करना, बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनसे क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, खाने पीने का जरूर ध्यान रखो।